नमस्कार। कोर्ट्स पिछले सप्ताह के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं तानिया पांडे हर सप्ताह आपके लिए लेकर आती हूँ भारत के न्यायालयों की मुख्य खबरें। लगातार लीगल अपडेट्स पाने के लिए लाइव लॉ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें। आज के एपिसोड में डालेंगे एक नज़र फरवरी के आखिरी सप्ताह के सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्ट्स के जजमेंट्स पर। सुप्रीम कोर्ट ने भारत भर में छात्राओं और वर्किंग महिलाओं को पीरियड्स लीव देने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिका में छात्राओं और वर्किंग महिलाओं के लिए पीरियड्स लीव दिए जाने की मांग की गई थी। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पर्डीवाला की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान एक इंटरवीनर ने कहा कि पीरियड्स लीव की अनुमति देने से एम्प्लॉयर्स महिलाओं को रोजगार देने से डिसइंसेंटिवाइज हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत एडिशनल अभियुक्तों को समन करने की शक्ति के लगातार दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय किए जा सकते हैं। न्यायमूर्तिगण सूर्यकांत और JK महेश्वरी ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक आपराधिक अपील का फैसला करते हुए एक एडिशनल अक्यूज्ड को समन करने की मांग वाले एक आवेदन को अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 21 फरवरी को कहा कि राज्य सरकार से ग्रांट इन एड प्राप्त किसी रजिस्टर्ड माइनॉरिटी सेकेंडरी स्कूल का प्रबंधन किसी एम्प्लॉय को सेवा में जारी रखता है तो स्कूल ऐसे कर्मचारी के लिए निर्धारित सुपर एनुएशन आयु से परे उसे रखने के लिए किए गए व्यय का कोई अनुदान प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। न्यायमूर्तिगण दिनेश माहेश्वरी और मीला M त्रिवेदी की खंडपीठ ने गुजरात हाईकोर्ट की खंडपीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें सरकार से अनुदान प्राप्त न करने के संबंध में माइनॉरिटी रन गवर्नमेंट एडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को राहत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक अविवाहित महिला के अबॉर्शन की मांग वाली याचिका पर पारित आदेश के संबंध में स्पष्टीकरण दिया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर 29 सप्ताह की प्रेगनेंसी को समाप्त करने का प्रयास किया गया तो बच्चे के जीवित पैदा होने की काफ़ी संभावना है। इसलिए कोर्ट ने छात्रा को बच्चे को जन्म देने का विकल्प चुनने के लिए राजी किया था। 21 वर्षीय छात्रा ने बच्चे को रखने में परेशानी बताई। कार्यवाही के दौरान भारत के सॉलिसिटर जनरल ने बच्चे को गोद लेने के लिए सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा के साथ पंजीकृत एक कपल द्वारा व्यक्त की गई इच्छा के बारे में अदालत को सूचित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में कोई भी शैक्षिक योग्यता के आधार पर वोट नहीं देता है और इसलिए चुनाव उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी प्रदान करना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 123(4) और धारा 123(2) के तहत भ्रष्ट आचरण नहीं कहा जा सकता है। न्यायमूर्तिगण KM जोसेफ और BV नागरत्ना पूर्व INVC MLA अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें कहा गया था कि भाजपा उम्मीदवार हर्षवर्धन वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक योग्यता से संबंधित गलत जानकारी मतदाताओं के चुनावी अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करती है। आइए अब डालते हैं एक नज़र हाईकोर्ट्स और अन्य कोर्ट्स की खबरों पर। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि यदि किसी अभियुक्त को इंडियन पीनल कोड की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा दी जाती है और किसी अन्य आरोप के लिए एक और निश्चित अवधि की सजा दी जाती है तो दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी, न कि एक के बाद एक। जस्टिस M नागप्रसन्ना की पीठ ने दोषियों की ओर से दायर याचिकाओं को स्वीकार करते हुए ये स्पष्टीकरण दिया और निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को 25 नवंबर 2010 को पारित दोष सिद्धि के आक्षेपित आदेश के संदर्भ में सजा सुनाई गई है जो कि साथ साथ चलेगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत पत्नी द्वारा अपने पति के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई इंडियन पीनल कोड की धारा 498A के तहत क्रूरता के लिए FIR दर्ज करने पर कोई रोक नहीं लगाती है। याचिकाकर्ता पति की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय धर की पीठ ने ये टिप्पणी की जिसमें उनके खिलाफ उनकी पत्नी द्वारा दायर शिकायत के आधार पर IPC की धारा 498A और 109 के तहत दर्ज FIR को चुनौती दी गई थी।
केरला हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया है कि केरला स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास सेवा मामलों पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। चीफ जस्टिस एस मनी कुमार और जस्टिस मुरली पुरुषोत्तम की खंडपीठ ने 2019 के मालाबार सीमेंट्स लिमिटेड वर्सेस के बाबूराजन एंड अदर्स और 2021 के डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सेक्रेटरी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के फैसले पर भरोसा किया, जहां दोनों मामलों में ये माना गया था कि केरला स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन प्रोसीजर रेगुलेशंस 2001 के रेगुलेशन 17F के संदर्भ में यदि मामला सेवा मामलों के संदर्भित है तो आयोग एक शिकायत को खारिज कर सकता है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका, जिसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत एक अभियुक्त को दी गई सजा को रद्द करने की मांग की गई है, सुनवाई योग्य नहीं है। याचिकाकर्ता ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 2 जनवरी 2023 को दी गई सजा को रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। केरला हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास ह्यूमन राइट वायलेशंस होने पर मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश देने का अधिकार है। चीफ जस्टिस एस मनी कुमार और जस्टिस मुरली पुरुषोत्तम की खंडपीठ ने ऐसे मामले में आदेश पारित किया जिसमें कोट्टायम म्यूनिसिपैलिटी द्वारा भेदभावपूर्ण तरीके से और नोटिस जारी किए बिना स्ट्रीट वेंडर को बेदखल कर दिया गया था। गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा है कि रजिस्टर्ड डीड ऑफ अडॉप्शन हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत एक बच्चे को गोद लेने की वैधता को साबित करने के लिए पर्याप्त है और जन्म रिकॉर्ड में परिवर्तन के लिए इस प्रकार के विलेख पर जोर देने के लिए सिविल कोर्ट की डिक्री की कोई आवश्यकता नहीं है। अदालत याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अदालत के सामने ये सवाल था कि क्या सक्षम अधिकारी कॉम्पिटेंट कोर्ट की डिक्री के अभाव में बर्थ रिकॉर्ड्स को बदलने से इनकार कर सकती है। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ तानिया पांडे और आप देख रहे हैं कोर्ट्स पिछला सप्ताह। फिर मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।